अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मियां। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर कोई हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है तो उसे हम कैसे रिपेयर करते हैं। ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के मुकम्मल प्रोसेस को समझने के लिए हम एक फैक्ट्री का विजिट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग के हमारे पास 11 स्टेप हैं और इन स्टेप को फ्लो डायग्राम में भी दिखाया गया है। हम ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के इस प्रोसेस को स्टेप वाइज समझेंगे। तो चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 की तरफ। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमारा जितने भी ट्रांसफार्मर फील्ड में डैमेज होते हैं उन्हें हम बड़े ट्रकों पर लाद कर फैक्ट्री के बाहर ओपन एरिया में रखते हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ पर हमारे ट्रक डैमेज ट्रांसफार्मर को लाते हैं और उन्हें अनलोड करके यहाँ पर रखा जाता है। स्टेप नंबर 2 में हमारे जितने भी ट्रांसफार्मर जिन्हें हमने फैक्ट्री के बाहर एक प्लेन एरिया में रखा हुआ है उसे हम फोर लिफ्टर की मदद से फैक्ट्री के अंदर लेकर आते हैं। तो ये वो तमाम ट्रांसफार्मर हैं जिन्हें हमने फोर लिफ्टर की मदद से फैक्ट्री के अंदर लेकर आए हैं, जिन्हें हम लोग रिपेयर करेंगे। बज़ाहिर तो ये ट्रांसफार्मर बाहर से आपको ठीक लग रहे हैं, लेकिन इन ट्रांसफार्मर के अंदर तरह तरह के फॉल्ट हैं। जैसा कि किसी की LT वाइंडिंग डैमेज है तो किसी की HT वाइंडिंग डैमेज है, किसी के बुशिंग का मसला है तो किसी में ऑयल की लीकेज है। तो इन तमाम ट्रांसफार्मर को तसल्ली के साथ हम लोग यहाँ पर रिपेयर करेंगे। इसमें हमारे पास हाई रेटिंग के ट्रांसफार्मर हैं। तो अब चलते हैं हम अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो स्टेप नंबर 3 में हम ट्रांसफार्मर की बॉडी को खोलते हैं और ट्रांसफार्मर कोर को बाहर निकालकर बॉडी के ऊपर रख देते हैं ताकि कोर में मौजूद ऑयल अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाए। ट्रांसफार्मर की बॉडी को खोलने के लिए ट्रांसफार्मर के इन तमाम नट और बोल्ट को ओपन किया जाता है, जिसके बाद ट्रांसफार्मर कवर में मौजूद इन 2 हुक्स में चेन डालकर फोर लिफ्टर या चेन पुली की मदद से ट्रांसफार्मर कोर को बाहर निकाल जाता है और बाहर निकालने के बाद इसे ट्रांसफार्मर की बॉडी के ऊपर इस तरह रख दिया जाता है ताकि कोर में मौजूद ऑयल अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाए। इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 4 स्टार्ट होता है। तो स्टेप नंबर 4 में हम ट्रांसफार्मर कोर को ओपन करते हैं और इसमें मौजूद डैमेज वाइंडिंग को बाहर निकालते हैं। तो ये कोर है जिसको हम लोग ओपन करेंगे और इसमें मौजूद डैमेज वाइंडिंग को बाहर निकालेंगे। ये एक कोर को हमने ओपन किया है, जिसमें आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की टॉप कवर प्लेट पड़ी हुई है और इस पर लगे हुए दोनों बुशेस हम लोग LT और HT दोनों को भी रिप्लेस करेंगे। हमारे सेंटर में कोर पड़ी हुई है जिसकी ऊपर वाली लिम को निकाल कर हमने राइट साइड पर रखा हुआ है। अब हम ज़रा करीब जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये एक थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर की कोर है। तो इस पर 3 वाइंडिंग हैं। हर फेज़ पर एक LT की वाइंडिंग होती है और एक HT की वाइंडिंग होती है। अंदर की तरफ हमारे पास LT की वाइंडिंग होती है और बाहर की तरफ HT की वाइंडिंग होती है। कोर ओपन करने के बाद हम डैमेज वाइंडिंग को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये वो डैमेज वाइंडिंग है जिसको हमने कोर से बाहर निकाला है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जली हुई है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि स्टेप नंबर 5 है। तो इस स्टेप में हम न्यू LT और HT दोनों वाइंडिंग को बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये इंसुलेटिंग पेपर है जिसे हम लोग इस मशीन के ज़रिए अपने डिज़ाइन के मुताबिक कट करते हैं और ये हमारे सामने एक कटा हुआ इंसुलेटिंग पेपर पड़ा हुआ है और इस मशीन को हम लोग इस तरफ से ऑपरेट करते हैं। जब हम पेपर को अपने डिज़ाइन के मुताबिक इस मशीन से काट लेते हैं तो इसके बाद इसे हम अपने ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन के मुताबिक रील या सांचे के ऊपर चढ़ाते हैं, जिसके बाद रील या सांचे के ऊपर हम वाइंडिंग करते हैं। तो ये एक LT की वाइंडिंग तैयार होने लगी है। जब भी हम रील के ऊपर वाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग नीचे की तरफ इंसुलेटिंग पेपर को जो है वो लगाते हैं और इसका मकसद कोर और LV वाइंडिंग के दरमियान इंसुलेशन प्रोवाइड करना होता है। इस इंसुलेटेड पेपर के बाद हम साइडों के ऊपर मोटा गत्ता लगाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग साइडों के ऊपर जो है वो एक मोटा इंसुलेटिंग पेपर या गत्ता लगाते हैं ताकि हमारी जो वाइंडिंग होती है वो साइडों से बाहर की तरफ जो है वो ना निकले। और उसके बाद हम लोग इस तरीके से इसके ऊपर जो है वो हम लोग वाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वाइंडिंग का जो साइज़ है वो बहुत मोटा है। तो इसकी रीज़न ये है कि LT साइड के ऊपर हमारे जो करंट की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि वोल्टेज जो है वो कम होते हैं। तो इस वजह से हम लोग मोटा कंडक्टर जो है वो या मोटी जो वायर होती है वो यूज़ करते हैं। अब जैसे ही हम अपने नंबर ऑफ टर्न्स के मुताबिक एक लेयर के ऊपर मुकम्मल कर लेते हैं तो हम साइडों के ऊपर दोबारा जो है वो गत्ता जो है वो लगाते हैं और इस तरीके से हम अपनी LT वाइंडिंग को प्रिपेयर करते हैं। तो इसके बाद चलते हैं हम अपनी HT वाइंडिंग की तरफ। तो ये HT वाइंडिंग की रील है, ये एनामल वायर है, इसके ऊपर अपनी एनामल की इंसुलेशन हुई है। तो आपने इस वायर को बिल्कुल बेहर नहीं समझना, इस रेल को हम इस रूलर के ऊपर चढ़ा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेच हुआ है, इसे आप आसानी के साथ खींच नहीं सकते। बेसिकली इसके पीछे इसमें टेंशन है। इसके बाद इस एनामल वायर को हम पुलियों में से गुजारते हैं
और फिर ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन के मुताबिक जो रील है इसके ऊपर चला देते हैं। और जब मशीन चलेगी तो ये वाइंडिंग हमारी फुल टाइट होगी, जैसे हमारी जो वाइंडिंग होगी वो लूज़ नहीं होगी और शॉर्ट सर्किट की सूरत में ये फूलेगी भी नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हमारी टाइट वाइंडिंग हुई है। इसके अलावा हमारे सामने नीचे लकड़ी के सांचे पड़े हुए हैं, जिसे हम लोग ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन के मुताबिक यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम लोग इस तरीके से एचटी वाइंडिंग को जो है वो मशीन के ज़रिए हम लोग वाइंड करते हैं। और इसकी इसी मशीन के ऊपर काउंटर भी लगा हुआ है, जो कि इसकी नंबर ऑफ टर्न्स को जो है वो डिज़ाइन के मुताबिक काउंट कर रहा होता है और एक लेयर के ऊपर डिज़ाइन ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन के मुताबिक टर्ने जो है वो ये वाइंड करेगा। तो इसके बाद मैं आपको एचटी वायर को दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस वायर का जो साइज़ होता है वो एलडी वाइंडिंग से कम होता है। तो इसकी रीज़न ये है कि इससे कि ट्रांसफार्मर की एचटी साइड के ऊपर वोल्टेज जो है वो हमारे ज़्यादा होते हैं, जबकि करंट जो होता है कम होता है। तो ये दोनों एचटी की वायर हैं, एक का साइज़ 1.2 mm है और दूसरा 1.5 mm है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 6 की तरफ। तो इस स्टेप में हम एलटी और एचटी वाइंडिंग को कोर में फिट करते हैं और ट्रांसफार्मर की कवर प्लेट के साथ इसके कनेक्शन करते हैं। इसके बाद हम कोर को हिट करते हैं ताकि इसमें मौजूद मॉइस्चर को जो है वो अच्छे से रिमूव किया जा सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कोर में जो कॉइल हमने अभी बनाए हैं इसको हमने लगाकर फिट कर दिया है, कोर भी डाल दी है और दोबारा ऊपर बीम को भी लगा दिया है, कवर प्लेट भी लगाकर इसे हम लोगों ने मुकम्मल तैयार कर दिया है। लेकिन इसमें कनेक्शन होना बाकी हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक हमारा लाइव पार्ट तकरीबन रेडी है एक्सेप्ट कनेक्शन के। अगर आप राइट साइड पर देखें तो ये हमारे डैमेज ट्रांसफार्मर हैं जिनकी कोरें हम खोल रहे हैं और जिनको हम लोग रेडी करके इस तरीके से जो है वो तैयार करेंगे। तो कनेक्शन के लिए जैसा कि हमें पता है कि हमारे एचटी का कनेक्शन जो होता है वो डेल्टा में होता है और एलवी का कनेक्शन स्टार में होता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी एलटी है इसको हम स्टार में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो स्टार में कनेक्ट करने के लिए हम तीनों वाइंडिंग का एक एक जो कॉमन एंड होता है उसे हम ऊपर जो है वो बुशिंग की तरफ ले जाते हैं और दूसरा जो एंड होता है इसे हम लोग जो है वो आपस में कनेक्ट करके कॉमन कर देते हैं और इसे हम लोग न्यूट्रल पॉइंट जो है वो उसके साथ कनेक्ट करते हैं। और नीचे वाले एंड को हम लोग कॉमन पॉइंट बनाने के लिए हम इस बार को यूज़ करते हैं और इस बार को हम लोग गैस वेल्डिंग के ज़रिए इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा गैस वेल्डिंग का प्लांट है जिसे हम लोग यूज़ करके हम जो एलटी वेल्डिंग के जो नीचे वाला जो एंड होता है इसे हम लोग इस बार के साथ वेल्ड करते हैं और इसे वेल्ड करने के बाद फिर जो हमारा कॉमन पॉइंट है उससे ऊपर हम लोग बुशिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। और इसके अलावा जो ऊपर वाले हमारे जो एलटी वेल्डिंग के जो कनेक्शन होते हैं इसे हम लोग इसके साथ हम थिम्बल को वेल्ड करते हैं और थिम्बल को वेल्ड करने के बाद फिर हम इसे नट और बोल्ट के ज़रिए हम लोग बुशिंग के साथ इसे कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से हम लोग जो है वो अपनी एलटी वेल्डिंग के कनेक्शन करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने एचटी की कनेक्शन की तरफ। तो एचटी की कनेक्शन की तरफ जैसा कि हमें पता है कि हमारा डेल्टा कनेक्शन है, तो ये एक डेल्टा कनेक्शन बना हुआ है। तो आप देखें कि रेड का एंड जो है वो हमने येलो के स्टार्ट के साथ और येलो का एंड हमने ब्लू के स्टार्ट के साथ और ब्लू का जो एंड होता है वो हमने रेड के स्टार्ट के साथ किया हुआ है। और इस डेल्टा का एक एक टर्मिनल को हम लोग ऊपर लेकर गए हैं एचटी बुशिंग में। तो ये हमने एचटी बुशिंग की तरफ इसका कनेक्शन लेकर गए हैं और साथ इसके जो एचटी बुशिंग के कनेक्शन जो है वो हमने ऊपर बुशिंग के साथ कर दिए हैं और साथ इसके ऊपर एक मोटा इंसुलेटिंग पेपर चढ़ा दिया है ताकि इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो इंसुलेशन हो जाए। इसके बाद हम इसको प्रेशराइज हवा के साथ सफाई करेंगे और सफाई करने के बाद कोर में मौजूद नमी को हम लोग निकालेंगे और इस नमी को निकालने के लिए हम इसे 3 दिन में ओवन के अंदर जो है वो रखेंगे। तो ये एक हमारा लाइव पार्ट है। अब इसे हम ओवन में रखने के लिए लेकर जाएंगे। तो ये हमारा ओवन है जिसे हम 3 दिन के लिए 90 डिग्री के ऊपर ट्रांसफार्मर के जो लाइव पार्ट है जिसके अंदर हम रखते हैं और साथ इसमें एग्जॉस्ट चला देते हैं ताकि इसमें मौजूद जो वाटर के पानी का जो बुखार आता है वो भी बाहर रिमूव हो सकें। तो ये जो प्लेटफार्म है इसके ऊपर हम 10 से 15 ट्रांसफार्मर लोड करके इसे हम ओवन के अंदर रख देते हैं और फिर 3 दिन के बाद इसे बाहर निकालते हैं और वो जो ट्रांसफार्मर है उसके हम नट और बोल्ट जो है वो उसको हम टाइट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही हीट होगी तो ट्रांसफार्मर के नट और बोल्ट जो है वो ढील हो जाते हैं। तो नट और बोल्ट को टाइट करने के बाद हम अब चलते हैं अपने अगले स्टेप जो स्टेप नंबर 7 है। तो स्टेप नंबर 7 में हम ट्रांसफार्मर टैंक से पुराना ऑयल रिमूव करते हैं और उसकी बॉडी को साफ करते हैं। तो ये वो डैमेज ट्रांसफार्मर था जिसकी बॉडी को हमने ओपन किया है और इसमें मौजूद ऑयल को हम निकाल कर एक अंडरग्राउंड टैंक में डाल देते हैं। तो ये हमारा अंडरग्राउंड टैंक है और यहाँ से हम इस ऑयल को पंप के जरिए बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल कर इसे हम लोग ड्रम में जो है वो भर देते हैं और फिर यहाँ से इसे हम लोग जो है वो डिस्पोज कर देते हैं। अब ट्रांसफार्मर की बॉडी से ऑयल निकालने के बाद हम इसे अंदर से अच्छे से साफ़ करते हैं
और साफ करने के बाद इसके अंदर हम लोग रेड ऑक्साइड पेंट जो है वो करेंगे। सो ये वो बॉडी है जिसके अंदर हम लोगों ने रेड ऑक्साइड पेंट जो है वो कर लिया है। अब ये पेंट करने का मकसद ये होता है कि इसमें बॉडी जो कि लोहे की है तो इसमें जंग ना लगे। तो बॉडी को साफ करने के बाद हमारा अगला जो स्टेप है वो स्टेप नंबर 8 है। तो स्टेप नंबर 8 में हम न्यू ऑयल में से मॉइस्चर को निकालते हैं और मॉइस्चर निकालने के बाद इस न्यू ऑयल को हम ट्रांसफार्मर टैंक में फिल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो न्यू ऑयल है वो इन ड्रम्स में हमारे पास आता है और फिर इसके बाद इस न्यू ऑयल को हम ऑयल टैंक में फिल करते हैं। तो ये हमारे पास 2 डिफरेंट कैपेसिटी के ऑयल स्टोरेज टैंक है जहाँ से इस ऑयल को हम इस मॉइस्चर रिमूविंग मशीन में फिल करेंगे। तो ये मशीन ऑयल में से मॉइस्चर को रिमूव करेगी। जैसा कि आप अभी देख भी सकते हैं कि ये जो पानी के बुलबुले हैं ये ऑयल में से मॉइस्चर था जो ये मशीन जो है वो रिमूव कर रही है। ऑयल में से मॉइस्चर को रिमूव करने के बाद हम ऑयल का टेस्ट करते हैं। तो इस मशीन के ज़रिए हम ऑयल का ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट करते हैं और अगर ये टेस्ट पास हो जाए तो इस ऑयल को हम अपने ट्रांसफार्मर टैंक में फिल करते हैं और हर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी के मुताबिक इस ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर जो है वो हम लोग ऑयल फिल करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में ऑयल फिल करने के बाद हमारा अगला स्टेप जो है वो स्टेप नंबर 9 स्टार्ट हो जाता है। तो इस स्टेप में हम ट्रांसफार्मर के लाइव पार्ट को ट्रांसफार्मर टैंक में इंसर्ट करेंगे और उसके बुशेस को जो है वो पेंट करेंगे और इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर के लाइव पार्ट को ट्रांसफार्मर टैंक में इंसर्ट करते हैं। जब हम लाइव पार्ट को ट्रांसफार्मर टैंक में इंसर्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर एक पेपर यूज़ करते हैं ताकि जब लाइव पार्ट को हम ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर इंसर्ट करें तो उसमें मौजूद जो ऑयल है वो छिलक कर बाहर ना आ जाए। और इसके अलावा लाइव पार्ट को ट्रांसफार्मर में जब भी ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर इंसर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात जो है वो बरती जाती है ताकि ट्रांसफार्मर के जो लाइव पार्ट है इसकी वाइंडिंग और या फिर इसके जो कनेक्शन है बुशिंग के साथ वो ख़राब ना हो। और इसके बाद हम जो है वो ट्रांसफार्मर की बुशिंग को जो है वो पेंट करते हैं। ट्रांसफार्मर की बुशिंग को पेंट करने के बाद इसके जो है वो हम लोग नट और बोल्ट टाइट करते हैं और इसके बाद हमारा अगला जो स्टेप है जो कि स्टेप नंबर 10 है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस टेस्ट में हम ट्रांसफार्मर को अच्छे से इलेक्ट्रिकली टेस्ट करेंगे। तो ट्रांसफार्मर को बनाने के बाद ट्रांसफार्मर की रूटीन टेस्टिंग में ये 7 टेस्ट किए जाते हैं जिसमें से 2 टेस्ट जो कि ओपन सर्किट टेस्ट है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है इसको हम अभी डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ओपन सर्किट टेस्ट है। इस टेस्ट को हम लोग कोर लॉस को चेक करने के लिए करते हैं। इस टेस्ट में हम हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखते हैं जबकि लो वोल्टेज साइड के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं। हम वैरिक की मदद से वोल्टेज को 415 वोल्ट तक स्लोली लेकर जाएंगे और पावर एनालाइजर के ऊपर हम लॉसेस की वैल्यू को चेक करेंगे। तो ये आप देखें कि हमने ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड के साथ इलेक्ट्रिक सप्लाई को कनेक्ट किया है जबकि एचसी साइड हमारी ओपन है। इसके बाद हम वोल्टेज रेगुलेटर की मदद से वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे अप टू 415 वोल्ट और पावर एनालाइजर के ऊपर इसकी रीडिंग को देखेंगे। जैसे ही हमारे 415 वोल्टेज रीच करेंगे तो उस पॉइंट पर हम कोर लॉसेस की वैल्यू को नोट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे 415 वोल्टेज के ऊपर कोर लॉस जो हैं उसकी वैल्यू 563.1 वाट है। अब हम पाकिस्तान वापडा के स्पेसिफाइड अलाउएबल जो कोर लॉस की वैल्यू है इसको देखते हैं। तो आप येलो टैब में देख सकते हैं कि 200 केवी के ट्रांसफार्मर के कोर लॉस की वैल्यू हमारे पास 495 वाट है जो कि टॉलरेंस के साथ 569 वाट आई है जबकि हमारी रीडिंग 563.1 वाट आई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ट्रांसफार्मर ने ओपन सर्किट टेस्ट को पास कर लिया है। तो ओपन सर्किट टेस्ट के बाद हमारे पास शॉर्ट सर्किट टेस्ट आता है। तो इस टेस्ट के ज़रिए हम लोग कॉपर लॉसेस को चेक करते हैं। इस टेस्ट में हम ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट करेंगे जबकि हाई वोल्टेज साइड के ऊपर इलेक्ट्रिक सप्लाई को प्रोवाइड करेंगे और पावर एनालाइजर की मदद से लॉसेस को चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ट्रांसफार्मर की एलटी साइड को शॉर्ट कर दिया है और एचटी साइड के साथ इलेक्ट्रिक सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है। अब एचटी साइड के साथ इलेक्ट्रिक सप्लाई कनेक्ट करने के बाद हम वैरिक की मदद से वोल्टेज को स्लोली इंक्रीज़ करेंगे जब तक कि हम एचटी साइड के ऊपर रेटेड करंट की वैल्यू अचीव नहीं कर लेते। तो ये चूँकि हमारा 200 केवी का ट्रांसफार्मर है तो इसके स्टैंडर्ड एचटी साइड के ऊपर रेटेड करंट की जो वैल्यू है वो 10.5 एम्पेयर होती है। तो इसलिए हम एचटी साइड के ऊपर करंट को 10.5 एम्पेयर तक इंक्रीज़ करेंगे और करंट की इस वैल्यू के ऊपर हम कॉपर लॉसेस को चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेटेड करंट के ऊपर हमारे पास कॉपर लॉस की जो वैल्यू आई है वो 3.35 किलोवाट या 354 वाट आई है। अब हम पाकिस्तान वापडा के अलाउएबल कॉपर लॉस की वैल्यू को चेक करते हैं। तो जैसा कि आप येलो टैब में देख सकते हैं कि 200 केवी के ट्रांसफार्मर में एचटी साइड की ऊपर रेटेड करंट की वैल्यू 10.48 एम्पेयर है और इसके ऊपर कॉपर लॉस की जो वैल्यू है वो 3410 वाट है जबकि हमारी रीडिंग 354 वाट आई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इस 200 केवी के ट्रांसफार्मर ने ये भी टेस्ट पास कर लिया है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ।
तो ट्रांसफार्मर की सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद हमारा ट्रांसफार्मर फील्ड में इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। तो इस स्टेप नंबर 11 में हम ट्रांसफार्मर को फील्ड में इंस्टॉल होने के लिए डिस्पैच करते हैं और ये स्टेप हमारा आखिरी स्टेप होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ट्रांसफार्मर को ट्रक पर लोड कर दिया है और ये ट्रक ट्रांसफार्मर को फैक्ट्री से बाहर फील्ड में लेकर जाएगा, जहाँ पर इस ट्रांसफार्मर को ऑपरेशन के लिए इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग के हवाले से। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर प्रेस करें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।